आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। काइंडली कोई एक स्टूडेंट जो है वो चैट बॉक्स में ये बता दें कि आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है, ताकि हम लोग जो है वो क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से कोई एक स्टूडेंट बता दें। ओके, ठीक है जी। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने ग्रुप्स में भी देखा होगा कि हम लोग अपना जो है वो एकेडमी हमारी जीके स्पेशल सेशन स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें एक तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, साथ आपको जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे कि टेस्ट पॉइंट है, पाक एमसीक्यूज़ है, एग्ज़ाम वीडा है, जहाँ से पीपीएससी के पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको डेली बेसिस पे वहाँ से भी मटेरियल सेंड किया जाएगा और डेली बेसिस पे उसका टेस्ट होगा, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में स्केड्यूल बताऊंगी कि कैसे हम उसे कवर करवाएंगे। और साथ आपके इसी ही सेशन में आपसे 2019 से लेकर अब तक, ठीक है, जितने भी पीपीएससी के जनरल पोस्ट के पेपर्स हैं उन सब का पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे और उनका डेली टेस्ट भी होगा। वो जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी, क्योंकि वो आप इजीली तब ही कर सकेंगे जब आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट होंगी। तो जैसे ही आपकी वो क्लासेस कंप्लीट होंगी तो उसके बाद आपसे फिर आपको 5 पेपर्स करवाए जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ना वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पीपीएससी की जनरल पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिनका जो सिलेबस होता है ना वो जीके होता है। और आप सबको पता होगा कि जीके में 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। वो भी हम जैसे जैसे क्लास को फर्दर आगे लेके जाते हैं तो वो मैं आपको साथ साथ जो है वो ब्रीफ करती जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक के जो हैं वो कौन से आपको किस सब्जेक्ट के आपको कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मेनली कवर करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सिलेबस क्या होता है, आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा। तो आज सबके जितनी भी क्यूरीज़ हैं या जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगी आपकी इस लेक्चर के अंदर। तो सिलेबस क्या होता है पीपीएससी की जनरल पोस्ट का, उसमें आपके पास जो पेपर होता है ना उसके अंदर 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। और कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं, उसके अंदर इंग्लिश पोर्शन होता है, ठीक है। इंग्लिश में तकरीबन जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना वो 10 से लेकर 12 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके इंग्लिश में से होते हैं। उसके बाद आपके पास पेपर के लास्ट में उर्दू पोर्शन होता है और उर्दू में से, ठीक है, मस्ट जो है वो 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपके पास पेपर में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स के भी वेरी करते हैं, 8 से लेकर 10 एमसीक्यूज़ आपके पास मैथमेटिक्स के होते हैं। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन होता है। इस्लामिक स्टडीज़ के भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 7 to 8 एमसीक्यूज़ आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ के होते हैं। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स में ना एक तो हमारे पास हिस्ट्री भी आ जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान की जियोग्राफी और सारा कुछ आ जाएगा हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स में। और पाकिस्तान अफेयर्स में से ज़्यादा 15 क्वेश्चंस तो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड की जियोग्राफी में से भी तकरीबन जो है वो 8 to 10 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। इसमें जीके भी आ जाता है कि जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं ना, तो वो भी सारे जो हैं वो इस पोर्शन के अंदर आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर का पोर्शन देखा जाए तो इसमें से भी 8 to 10 एमसीक्यूज़ होते हैं आपके पास, कम भी हो सकते हैं, 7 to 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो हर पेपर में परसेंटेज वेरी करती है इनकी। फिर आपके पास एवरीडे साइंस के क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 एमसीक्यूज़ आपके पास एवरीडे साइंस के हैं। और करंट अफेयर्स में से बहुत नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपने कवर करने होते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स में से ना हार्डली 2 से 3 एमसीक्यूज़ होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। किसी पेपर में ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं।
वो पीपीएससी तो जस्ट आपको सिलेबस दे देता है ना कि आपने ये सिलेबस कवर करना है, ये आपने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है। अब उसमें से ये जो मैं आपको परसेंटेज बता रही हूँ कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट पेपर्स में ये वेरी भी कर सकते हैं। ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रही कि एग्जैक्ट इतने ही एमसीक्यूज़ आते हैं, ये तादाद वेरी करती रहती है। पाकिस्तान जियोग्राफी में से भी क्वेश्चंस होते हैं, 3 से 4 एमसीक्यूज़ होते हैं इसमें से, पाकिस्तान जियोग्राफी में से भी, ठीक है। तो ये तो जस्ट ओवरव्यू था कि आपका सिलेबस क्या होता है जनरल पोस्ट का, ठीक है। आपने ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस एंड पाकिस्तान जियोग्राफी, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपने कवर करने हैं। अब हम वन बाय वन ये देखते जाएंगे कि किस सब्जेक्ट के हमने कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक्स कवर करने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश को, ठीक है। ये इंग्लिश के हैं। अब इंग्लिश के जो है वो आपसे किन किन एरियाज से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ग्रामर करनी होती है। ग्रामर में आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, ठीक है। इसी तरह प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, वो सारी आपने इसके अंदर ग्रामर करनी होती है। और ग्रामर से ही रिलेटेड आपसे कुछ करेक्शन एरर्स भी पूछी जाती हैं, ठीक है। नाउन से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, वो करेक्शन एरर्स भी आपने उसके साथ साथ करनी होती हैं ताकि उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ आएँ तो आप उसे सॉल्व कर सकें। वो किस तरह के आ सकते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। उसके अलावा आपने टेंसेस को कवर, जब आप ग्रामर कर लेते हैं तो फिर आपके लिए टेंसेस करना आसान हो जाते हैं। सबको पता है कि हमारे पास 12 टेंसेस हैं, ठीक है। उन 12 टेंसेस का आपको फिंगर टिप्स पे वो आपको टेंसेस आने चाहिए। उसके बाद प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन में से भी मस्त 3 से 4 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं पेपर में। नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से भी मस्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको इंग्लिश में करने होते हैं। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स करने होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स के क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे, सेंटेंस कंप्लीशन के भी। तो ये इंग्लिश के वो टॉपिक्स हैं जो आपने पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कवर करने होते हैं। अब बेस्ट मेथड यही होता है कि आप इन टॉपिक्स को जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करें, ठीक है। देन आप इसके डिफरेंट वेबसाइट से इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल आपने अगर ग्रामर कर ली है तो अब ग्रामर को आप डिफरेंट वेबसाइट से उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब हमारे सेशन में जो है वो आपको डिफरेंट वेबसाइट से भी करवाई जाएंगी, तो वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि इंग्लिश हम किस वेबसाइट से आपको साथ साथ करवाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, ठीक है। ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे उसके अंदर कवर होंगे। और उसके बाद अच्छा, मैं आपको अब एक इंग्लिश का टॉपिक भी साथ पढ़ाऊँगी ताकि आपको थोड़ा सा मेथड का पता चल जाए, ठीक है, कि क्या मतलब इसका ना मेथड होगा हमारा पढ़ाने का। तो जैसे हम एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंग्लिश का, करेक्शन रूल्स। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश का करेक्शन रूल्स पढ़ा रही हूँ, ये नाउन के, ठीक है। नाउन से रिलेटेड आपके पास पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसकी करेक्शन से रिलेटेड। अच्छा, इसकी ना एक करेक्शन फर्स्ट रूल ये है कि अगर 2 और मोर देन 2 सिंगुलर नाउन्स हो, 2 और मोर देन 2 सिंगुलर नाउन्स, इफ़ ज्वाइंड विद एंड, अगर 2 नाउन है और वो क्या है, सिंगुलर। आपने पढ़ा होगा कि नाउन किसे कहते हैं, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हैं और वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ जो वर्ब आती है ना वो हमेशा कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है।
जैसे आपके लिए हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं तो वो प्लूरल आएंगे, वो सिंगुलर नहीं आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, अ बॉय, ठीक है, अ बॉय एंड अ गर्ल इज रीडिंग, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर दो नाउन्स हैं, आ बॉय एक ये नाउन हो गया, आ गर्ल एक ये नाउन हो गया। अब ये जो दोनों नाउन हैं ये क्या है, ठीक है, ये दोनों नाउन क्या हैं, ये दोनों नाउन सिंगुलर है, ठीक है, ये दोनों नाउन क्या है, सिंगुलर है। और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये एंड के साथ जुड़े हुए हैं, आ बॉय एंड आ गर्ल। अब ये जो दोनों नाउन है ना ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड के साथ। तो अब इसके साथ ये इज नहीं आएगा, ठीक है, इसके साथ ये क्या आएगा, ये इज नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अभी हमने बात पढ़ी है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स होंगे और वह एंड के साथ जुड़े होंगे तो फिर हम उसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। इज नहीं आएगा बल्कि इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग, ठीक है। तो अब आपसे पीपीएससी में क्वेश्चन वो ऐसे ही देता है, वो कह देता है करेक्ट द सेंटेंस। अब वो एक ऑप्शन दे देता है अ बॉय एंड अ गर्ल इज रीडिंग, एक ऑप्शन दे देता है अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग, और एक ऑप्शन दे देता है आपको वो कोई भी, मतलब आगे नीचे ऑप्शन दे देता है। तो जब आपने इसके करेक्शन रूल्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन है और वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर इसके साथ आर आएगा, इसके साथ फिर इज नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के करेक्शन रूल्स जो हैं वो आपसे पेपर में पूछता है। अच्छा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो हम एंड पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रूल होता है वो ये होता है कि इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स, अगर हमारे पास दो सिंगुलर नाउन हैं ज्वाइन विद एंड, कि वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो रेफ़र कर रहे हैं सेम पर्सन को, मतलब किसी सेम पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं या कोई सेम पर्सन ही हैं वो दोनों, तो फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। जैसे कि हमारे पास है द पोइट एंड फिलोसफर आर डेड। अब द पोइट एंड फिलोसफर, अब जो पोइट है ना वही फिलोसफर भी है, ठीक है, जो पोइट है वो फिलोसफर भी है। तो अब दो सिंगुलर नाउन तो हैं लेकिन वो सेम पर्सन है, तो फिर उनके साथ आर नहीं लगेगा, फिर उसके साथ क्या लगेगा, फिर उसके साथ इज ही लगेगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारे पास वो होगा द पोइट एंड फिलोसफर इज डेड, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि सिंगुलर वर्ब, अच्छा अगर आपके पास सेंटेंस में आ जाता है ईच आ जाता है, आइदर आ जाता है, एवरी आ जाता है, नाइदर आ जाता है, नन आ जाता है, या आपके पास सेंटेंस में आ जाता है मैनी आ, तो उसके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, उसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास सेंटेंस में ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, मैनी आ है तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे कि है ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, अब ईच आ गया तो इसके साथ ये वर नहीं लग सकता, ठीक है, इस वर की जगह क्या लगेगा, वॉज लगेगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ईच वन ऑफ देम वॉज गिल्टी। इसी तरह अगर आपके पास है एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैव स्टोलन बुक, अब एवरी आ गया तो एवरी के साथ आप क्या लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो अब यहाँ आपके पास हैव नहीं आएगा बल्कि आपके पास क्या आएगा, हैज़ आएगा, कि एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ स्टोलन बुक, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो रूल है, एक दो रूल्स मैं पढ़ाती हूँ देन हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं।
अगर आपके पास सेंटेंस में आ जाए आइदर और या नाइदर नोर, ठीक है, तो फिर आप क्या लगाते हैं, तो सिंगुलर अगर आपके पास सिंगुलर नाउन होगा तो फिर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन्स होते हैं तो फिर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो फिर जो नज़दीक वाला होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन अगर एक नाउन सिंगुलर है एक नाउन प्लूरल है तो अगर तो प्लूरल के नज़दीक वाला होगा तो प्लूरल वर्ब लग जाएगी, अगर सिंगुलर वाला नज़दीक होगा तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आइदर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक, ठीक है। आइदर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक। अब ही भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हिज ब्रदर भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर नाउन्स है। तो अब दोनों क्या है, ये सिंगुलर नाउन्स हैं, तो अब इसके साथ ये हैव नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, हैज़। राइट सेंटेंस क्या होगा, राइट सेंटेंस होगा कि आइदर ही और हिज ब्रदर हैज़ स्टोलन बुक, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट है आइदर यू और ही आर मिस्टेकन। अब यू आपके पास क्या है, यू आपके पास क्या है, प्लूरल नाउन है, यू क्या है, प्लूरल नाउन है, और ही क्या है, ही आपके पास सिंगुलर नाउन है। तो आइदर यू और ही आर मिस्टेकन। अब ये जो आर है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, वो ही के ज़्यादा नज़दीक है, तो फिर हम ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट क्या हो जाएगा, आइदर यू और ही इज़ मिस्टेकन, क्योंकि ही सिंगुलर नाउन था और ये वर्ब के करीब था। अगर यहाँ पे यू होता, ही की जगह अगर यू होता तो फिर आर आता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अब ही है तो फिर ईजी आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि हम इस तरीके से अपने सेशन के अंदर पढ़ाएंगे आप लोगों को। उसके बाद अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम आपके वेबसाइट के एमसीक्यूज भी आपको करवाए जाएंगे। तो आपको जो इंग्लिश के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे वो करवाए जाएंगे आपको एग्ज़ामवीडा से, ठीक है। एग्ज़ामवीडा वेबसाइट से आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस, इंग्लिश के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। मतलब जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे रेलिवेंट ही आपको एग्ज़ामवीडा से एमसीक्यू सेंड किए जाएंगे, वो आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपका एक 20 या 30 मार्क्स का उन एमसीक्यूज में से टेस्ट हो जाया करेगा। देखिए एग्ज़ामवीडा में या देखिए ग्रामर है, टेंसेस हैं, या आपको जो है वो शो हो रहे होंगे यहाँ पे। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ये सारे उसका मेन्यू कह लें कि इंग्लिश का मेन्यू है। प्रेपोजिशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी हुई हैं। तो आपको इन्हीं कैटेगरीज में से ही आपको सारे एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट नहीं होगा वो हम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारे हम इस आपको, अगर मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ तो मैंने उसी दिन आपको ग्रामर के ये सारे एमसीक्यूज यहाँ से करवाने हैं, ठीक है। एग्ज़ामवीडा वेबसाइट से हम ये एमसीक्यूज उठाएंगे और हम करेंगे। जैसे कि देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, आर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर इज रिलीजियस। अब ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड एमसीक्यूज है इस वेबसाइट के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इज है। ये नीचे आंसर एंड सोल्यूशन होता है, वो आपको नीचे बता भी देते हैं। वैसे ये आपसे पीडीएफ पे शेयर कर दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट पैकेज है, अच्छा है, वो तो वेबसाइट से जाकर भी इसको कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाया करेगा, वहाँ से जस्ट एमसीक्यूज करेंगे और आपका टेस्ट हो जाया करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश पोर्शन हम अपना इस तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स के आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने होते हैं, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस,
सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, एज प्रॉब्लम्स, अलजबरा और ज्योमेट्री। ठीक है, ये सारे आपने मैथ्स के इन एरियाज़ को कवर करना है। अच्छा, मैथ का ये है कि मैथ का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, आप मैथ को कवर नहीं कर सकते। मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप इसको मैथ को अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे। अच्छा, मैथ अब हम किस तरीके से कवर करेंगे टॉपिक, जैसे अगर मैं आपको कोई एवरेज पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको एवरेज से जिस तरीके के भी, जिस तरह के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको सारे करवा दूंगी। ठीक है, फिर आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएगी, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। साथ जो आपको मैथ है वो आपको जो है वो एग्ज़ाम वीडा की वेबसाइट से आपको मैथ्स करवाया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम वीडा की वेबसाइट से आपको मैथ्स करवाया जाएगा। मतलब वैसे तो टॉपिक वाइज मैं आपको करवाऊंगी ही, लेकिन आपको इस वेबसाइट से जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, अब जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है हमने जस्ट वही करना है, हमने ये सारे टॉपिक्स इसमें से नहीं करने। जैसे कि अब यहाँ पे एवरेज हमने करना है, इंटरेस्ट करना है, नंबर सिस्टम करना है, परसेंटेज करनी है, रेशो करनी है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस करना है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करना है हमने इसमें से। ओके, इसी तरह फिर आपके पास ये जो नेक्स्ट में आ जाता है, ये सारा इसका मेन्यू है ना, तो ये हमने सारे टॉपिक्स नहीं करने, जो मैंने आपको टॉपिक्स पीछे मेंशन किए हैं जस्ट हम इसमें से वही करेंगे। ठीक हो गया, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके पास इस वेबसाइट पे। ठीक है, और नीचे उसका सोल्यूशन भी होता है आपके पास, आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, इंग्लिश भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, जूम मीटिंग की टाइम लिमिट होती है, तो अगर क्लास एंड हो जाए तो आप लोगों ने इसी लिंक से क्या करना है, क्लास को अगेन ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हुए हैं, अभी आगे मैंने आपको वर्ल्ड मैप 5 की क्लास में पढ़ाना भी है। अब हम जियोग्राफी को देख लेते हैं। जियोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जियोग्राफी में आपके बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो कवर हो रहे होते हैं, इसमें आपका जीके भी कवर हो रहा होता है, इसके अंदर आपके और ज़्यादा और काफ़ी चीज़ें भी जो हैं वो आपकी इसी के अंदर कवर हो रही होती हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना होता है वो आपको बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने होते हैं जियोग्राफी के। अब बेसिक कंसेप्ट्स में आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन्स क्या होती हैं, पेनिनसुला क्या होते हैं, क्रीक्स क्या होती हैं, उसके अलावा इस्थमस क्या होता है, और मतलब जो भी जियोग्राफी की बेसिक टर्म्स हैं ना उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन अब आप आगे जियोग्राफी को स्टडी करें। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये कवर होगा। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स, आपको पता है कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, अब जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन सबको स्टडी करें। उन कंट्रीज़, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान को स्टडी कर रहे हैं या इंडिया को स्टडी कर रहे हैं, एशिया के अंदर आता है ना ये, तो अगर आप इंडिया को स्टडी कर रहे हैं तो आपको इंडिया के अंदर जो क्या कह लेते हैं उसके सारा बॉर्डर्स का पता होना चाहिए, उसके इंडिया में जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं, या कह लें कि इम्पोर्टेंट आपके पास वहाँ पे कोई सॉरी इस्थमस है या इम्पोर्टेंट पेनिनसुला है, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आपने उस कंट्री का स्टडी करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसी तरह के ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका को स्टडी कर रहे हैं तो उसके सारे स्टेट्स का आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह मतलब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हम साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, तो साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका के में जो जितने भी माउंटेन्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, रिवर्स आते हैं और ओशंस आते हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे। इनके साथ कौन कौन से ओशंस लगते हैं, किन किन कंट्रीज़ का बॉर्डर लगता है, ठीक है, वो आप सब कुछ एक कॉन्टिनेंट के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका तकरीबन तकरीबन 20 से 25 नंबर का कह लें कि इसमें से कवर हो जाता है, जीके को मिलाकर। जीके भी आपका सारा इसके अंदर कवर हो जाता है।
अब जब आप साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका आता है, यूएसए आता है, तो यूएसए की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए की हिस्ट्री में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में लाजमी होते हैं यूएसए की हिस्ट्री में से। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, अफ्रीका को स्टडी कंप्लीट करें। उसके बाद आपके पास एशिया है, ठीक है, एशिया को हम 4 डिवीजन्स करके पढ़ते हैं, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टोटल 40। उसके बाद अंटार्कटिका को, यूरोप, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को आपको जो है वो डिटेल मैप के साथ स्टडी करना होता है। और जब आप मैप के साथ स्टडी कर लेते हैं ना तो फिर आपको जियोग्राफी मुश्किल नहीं लगती, ठीक है, जियोग्राफी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और हम अपने सेशन में आपको टोटली मैप के ज़रिए ही हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्री मैप के से ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक जीके। जीके का आपको क्या कवर करना होता है? जीके का जो आपको कवर करना होता है ना, वो आपको वर्ल्ड फेमस न्यूज़ एजेंसीज, ठीक है, उसकी लिस्ट, आपको जितने भी वर्ल्ड की फेमस न्यूज़ एजेंसीज हैं उनका पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि वो किस कंट्री की न्यूज़ एजेंसी है। इसी तरह लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपको सारी पता होना चाहिए। जी, आपकी जितनी भी क्वेरीज है ना उनका मैं लास्ट में आंसर कर दूंगी, ठीक है। टोटल फीस की 4000 ही है आपको, क्योंकि इसमें आपको पास पेपर्स भी करवाए जा रहे हैं, आपको इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी दी जा रही हैं, इसके अंदर आपको सारे डिफरेंट वेबसाइट से भी एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये 2.5 माह का सेशन है, और 2.5 माह का स्केड्यूल भी मैं आपके साथ अभी लास्ट में शेयर करती हूँ, अभी आप क्लास में रहिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको, ठीक है, सारी कवर करवाएंगे, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पोर्ट्स, नोबल प्राइज, ओलंपिक्स, फेमस बुक्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज, नेशनल सिंबल्स, टॉलेस्ट, लोएस्ट, बिगेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, ठीक है, मतलब वर्ल्ड के अंदर कौन सी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, कौन सी मतलब लोएस्ट है, कौन सी बिगेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको जीके में कवर करनी होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको जीके में कवर करने होते हैं, इसी से ही रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पीपीएससी में पूछे जाते हैं। अच्छा, जो आपको जियोग्राफी और जीके है ना वो हम आपको करवाएंगे टेस्ट पॉइंट से, ठीक है, मतलब जो आपको टॉपिक क्लास में करवाया जाएगा उससे रेलिवेंट आपको टेस्ट पॉइंट से, जैसे ये देखें टेस्ट पॉइंट पे मेन्यूज़ बने हुए हैं सारे, ठीक है, जो जो टॉपिक्स आपको करवाया जाएगा इससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट पॉइंट के ऊपर एमसीक्यूज पड़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है, और वो आप साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, ये देखें ये सारे जो हैं वो सारे आपके पास, जैसे हाँ जी, बुक्स में इरेलीवेंट डाटा भी होता है, आपको सारा कुछ इतना टू द पॉइंट आपको पीपीएससी की तैयारी करनी होती है, इतनी ज़्यादा इरेलीवेंट चीज़ें भी आप लोगों को नहीं पढ़नी होती। जितना आप इरेलीवेंट या जितने सोर्सेज की तरफ आप जाएंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे। जब आपके पास सिर्फ एक या आधा सोर्स आपके पास होना चाहिए, और उससे जब आप तैयारी करते हैं ना तो आपकी लाजमी रिकमेंडेशन हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज की तरफ जाते हैं तो फिर आप कंफ्यूज ही रहते हैं। ओके। अब जैसे ये देखें कि टेस्ट पॉइंट के ऊपर बहुत सारी जो है ये देखें उससे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़े हैं, लेकिन हम आपको जो जस्ट वही टॉपिक्स के एमसीक्यूज करवाएंगे जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो कि पहले आपके साथ आउटलाइन शेयर कर दी गई है। ओके। अच्छा, जूम मीटिंग की ना टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, तो ये वाली मैं क्लास एंड कर रही हूँ। आपके साथ जो लिंक शेयर किया गया है उसी लिंक से आप क्लास 2 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लें, देन हम थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को डिस्कस करते हैं।
वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट डेमो क्लास है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया जिसे मैंने ओशिनिया भी कहा था, और अंटार्कटिका, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, और हमारे पास टोटल 5 ओशंस हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं हमारे पास। तो इस मैप में जो आपको ये खुश्की नज़र आ रही है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये जो ब्लू कलर है ये सारा ओशन है, ठीक है, पानी है। जब हम मैप को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन को पता होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास ये मैप है अर्थ का, तो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है? नॉर्थ है, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है? नॉर्थ है। और नीचे की तरफ को क्या कहेंगे हम? साउथ, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। और इधर वाली अगर हम देखें ना, जैसे अगर हम वी लिख लें, वी, ठीक है, तो ये डब्ल्यू है ना, तो ये वाली साइड क्या होती है? ये वाली साइड होती है वेस्ट, और ये वाली साइड क्या होती है? ईस्ट। तो जब भी आप किसी मैप को स्टडी करने लगें तो सबसे पहले आपको इस तरह डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे साउथ है, और यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट। अब आपको ये पता चल गया। अब आप इजीली बता सकते हैं कि आपके मतलब कौन से कंट्री के वेस्ट में क्या है, या किस कॉन्टिनेंट के। अब ना सब अपने माइक्स म्यूट कर लो, तो इस तरह बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, अब याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के नीचे हमारे पास क्या है? साउथ अमेरिका है, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के साथ क्या है? साउथ अमेरिका। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है आपस में। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के साथ हमारे पास है यूरोप, ठीक है। ये यूरोप है, ये वाला सारा ये यूरोप है। और यूरोप के नीचे हमारे पास ये सारा क्या है? यूरोप के नीचे ये हमारे पास अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका के जो कंट्रीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, 54 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर। तो यूरोप के नीचे हमारे पास क्या है? यूरोप के नीचे हमारे पास है अफ्रीका। और यूरोप के बिल्कुल साथ हमारे पास क्या है? यूरोप के बिल्कुल साथ हमारे पास एशिया है, ठीक है। और एशिया से नीचे क्या है? एशिया से नीचे ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे नीचे यहाँ लास्ट में हमारे पास अंटार्कटिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में मैप बना सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के नीचे हमारे पास साउथ अमेरिका है, फिर नॉर्थ अमेरिका के साथ यूरोप है, यूरोप के नीचे अफ्रीका है, और यूरोप के साथ बिल्कुल एशिया मिला हुआ है, और एशिया के नीचे हमारे पास ओशिनिया है, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे हमारे पास अंटार्कटिक है। अब ये तो हो गए कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन। उसके बाद अगर हम ओशंस को देखें, ठीक है, तो हमारे पास 5 ओशंस हैं। तो यहाँ पे जो ओशन है ना, यहाँ पे ये वाला वेस्ट की तरफ, ठीक है, यहाँ वेस्ट की तरफ और यहाँ ईस्ट की तरफ, ये हमारे पास यहाँ पे कौन सा ओशन है? ये जो ओशन है ना हमारे पास, ये हमारे पास ओशन है पैसिफिक ओशन, ठीक है। वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है? पैसिफिक ओशन है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो इनके दरमियान ओशन है, इसके दरमियान नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान इधर ये वाला जो ओशन है, ये जो सारा ओशन जा रहा है यहाँ साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान भी इधर, ये वाला जो हमारे पास ओशन है, ये हमारे पास ओशन है अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये कौन सा ओशन है हमारे पास? ये हमारे पास है अटलांटिक ओशन, ठीक है, जिसे जो है वो बहरे ओकियानूस भी कहते हैं, ठीक है। ओके,
अटलांटिक ओशन ये हमारे पास वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। उसके बाद हमारे पास एक ओशन है यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो यहाँ पे ओशन है ना, ये वाला जो ओशन है, ये वाला सारा, ये कौन सा ओशन है? ये हमारे पास ओशन है इंडियन ओशन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा ओशन है? ये सारा हमारे पास ओशन है इंडियन ओशन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ अंटार्कटिका के ऊपर, ये वाला जो सारा ओशन है, ये हमारे पास ओशन है साउथर्न ओशन, ये 4 नंबर पे आता है, ठीक है। साउथर्न ओशन जो है वो हमारे पास 4th नंबर पे आता है। तो ये हमारे पास कौन सा ओशन है? ये हमारे पास साउथर्न ओशन है। उसके बाद एक रह गया है हमारे पास, एक जो ओशन है ना वो यहाँ ऊपर, ये वाला जो ओशन है, ये हमारे पास ओशन है आर्कटिक ओशन, ये 5th नंबर पे आता है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन है, ठीक है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। और लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। तो अब आपने ना इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है, आपने अपने माइंड में इसी तरीके से मैप बना लेना है कि यहाँ जो साइड्स पे है ये पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान, और जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान ये जो ओशन है ये अटलांटिक ओशन है, और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दरमियान ये जो ओशन है ये इंडियन ओशन है। अंटार्कटिका के ऊपर वाला ये सारा ओशन कौन सा है? साउथर्न ओशन है, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ यहाँ नॉर्थ की तरफ जो छोटा सा ओशन है ये हमारे पास क्या है? आर्कटिक ओशन है। तो ये 5 ओशंस की लोकेशन इस तरीके से है हमारी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा वर्ल्ड मैप। उसके बाद हमने ये देखे ना कि ओशंस है हमारे पास 5 ओशंस हैं। तो इसमें पैसिफिक फर्स्ट नंबर पे आता है, अटलांटिक सेकंड नंबर पे आता है, इंडियन ओशन हमारे पास 3rd नंबर पे आता है, साउथर्न हमारे पास जो है वो 4थे नंबर पे आता है, और आर्कटिक ओशन हमारे पास जो है वो 5वें नंबर पे आता है। काइंडली अपने ना माइक्स ऑफ कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने ना इन ओशंस को इसी तरतीब से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। अब अगर आपने इनकी जो है वो तरतीब याद रखनी हो तो एक ट्रिक है पैसा। आप पैसा से जो है इनकी तरतीब याद रख सकते हैं। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न और ए से आर्कटिक, ठीक है। तो इससे पूरा बन जाता है पैसा, ठीक है। जब आप पैसा को याद कर लेंगे तो ये आपको ओशंस इसके याद हो जाएंगे, ठीक हो गया, ओके। तो इस तरीके से आपको जो जियोग्राफी है वो सारी आपको मैप्स के ज़रिए आपको करवा दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है लैटिट्यूड्स का एंड लॉन्गिट्यूड्स का। अच्छा, लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं? ये आप ज़रा मैप देख रहे होंगे तो इसके ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स। और ये जो आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, ये वर्टिकल लाइंस किसे कहते हैं? वर्टिकल लाइंस कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स को, ठीक है। लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइंस को कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो अब ये जो दरमियान में से लाइन गुजर रही है इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इक्वेटर। अभी इसके काफ़ी डिटेल है, मतलब आपको मैं अगर डिटेल में पढ़ाऊँ तो आर्कटिक सर्कल क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, तो ये सारा काफ़ी जो है ना मतलब डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना डिटेल में हमने इसको स्टडी नहीं करना।
क्योंकि वैसे क्लासेस में तो कवर करवाऊंगी, बट ये डेमो क्लास है तो इसमें आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जो हमारी अर्थ है ना, वो 2 वेज से मूव करती है, 2 तरह से मूव करती है। एक उसकी मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन, और एक उसकी मूवमेंट को कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है जी। जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है ना, वो काइंडली इस तरह के जो है ना ही ज्वाइन किया करें तो अच्छी बात होती है। जस्ट 1 मिनट। इनको मैं रिमूव कर लूँ। ओके, तो हम पढ़ रहे थे कि जो हमारी अर्थ की मूवमेंट है ना, वो 2 तरह से होती है। एक होती है रोटेशन और एक होती है रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, रोटेशन किसे कहते हैं? जब अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है ना, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। जब अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब अर्थ जो है वो जब अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो हम उसको कहते हैं रोटेशन। और जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, ठीक है, जब सन के गिर्द घूमती है, उसे फिर हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक हो गया? आपने इसको मिक्स नहीं करना। अब अर्थ की जो रोटेशन है ना, वो कंप्लीट होती है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स में। ये एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, ये एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को पता हो, क्योंकि पेपर में एग्जैक्ट अर्थ पूछ लिया जाता है कि अर्थ कितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो ये हमारा अबाउट 1 डे बनता है, एक दिन बनता है ना, 24 घंटे बनते हैं। डेज एंड नाइट्स आर ड्यू टू रोटेशन। ये जो हमारा दिन आ रहा है, रात आ रही है, ये किसकी वजह से है? ये अर्थ की रोटेशन की वजह से है। उसके बाद हमारी जो अर्थ की रोटेशन है ना, वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। पेपर में कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ की जो रोटेशन वो क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर वो आपसे ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो वो क्लॉकवाइज होता है, और अगर वेस्ट टू ईस्ट का ऑप्शन हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रेवोल्यूशन जो है, अर्थ जो है वो एक सन के गिर्द कब चक्कर मुकम्मल करती है, तो वो तकरीबन 65 डेज और 6 घंटों में करती है, ठीक है। ये जो हमारे ईयर्स, साल है, एक पूरा साल आपको पता है ना 366 डेज का होता है। तो ये जो हमारे साल बन रहे हैं, सीजन्स हैं, ये किसकी वजह से हैं? ये रेवोल्यूशन की वजह से हैं, अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से हैं। तो देखेंगे, एक हमारा जो साल है ना, वो 366 डेज का बनता है। तो अब ये देखिए 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब हर साल 6 घंटे अजाफी हैं, सॉरी 365 डेज का हमारे पास एक साल है। अब ये जो 6 घंटे अजाफी है ना, आपको पता होगा कि एक टर्म होती है लीप ईयर, ठीक है। और जो लीप ईयर होता है ना, वो क्या होता है, एक लीप ईयर जो है वो हमारे पास एक 4 साल बाद होता है, जिसमें जो फरवरी के जो डेज होते हैं ना, वो 29 होते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो इसी की वजह से ही होता है कि 6 घंटे 24 घंटे बना देते हैं, तो वो एक दिन एक्सीड हो जाता है। अच्छा, ये तो थी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जी जी, सही कह रहे हैं आप, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनमें से इक्वेटर गुजरता है, ठीक है, जिनके मतलब इनके ऊपर से सूरज गुजरता है। तो वो तकरीबन वर्ल्ड में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? वो वर्ल्ड में टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 13 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। टोटल 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें से इक्वेटर गुजरता है, और वो 3 जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो यहाँ पे ना गलत लिखा गया, ये है इक्वाडोर है, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया
एंड ब्राज़ील। साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। इसे आप ECB से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ECB से आप इसको याद रख सकते हैं। E से इक्वाडोर, C से कोलंबिया एंड B से ब्राज़ील। जब आप कॉन्टिनेंट्स डिटेल से स्टडी कर लेंगे ना, फिर ये आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद ये तो साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज़ हो गए। उसके बाद एशिया की 2 कंट्रीज़ हैं जिसमें से इक्वेटर गुजरता है, इंडोनेशिया और मालदीव्स, ठीक है। अफ्रीका के 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें से इक्वेटर गुजरता है। उसमें कौन कौन से हैं? साओ टोमी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इनको याद करने का ट्रिक भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। उसके अलावा युगांडा है, कीनिया है, सोमालिया है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसके लिए 7 कंट्रीज़ का एक ट्रिक है, सा गर डू के एस, ठीक है। सा गर दू के एस। सा से साओ टोमी, गा से गैबोन, आर से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू से युगांडा, के से कीनिया और एस से सोमालिया। तो अगर आप ये एक ट्रिक याद कर लें तो इससे आपको अफ्रीका के उन तमाम 7 कंट्रीज़ के नाम याद हो जाएंगे। क्योंकि PPSC इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना कि किन कंट्री में से इक्वेटर गुजरता है, वो आपको नीचे युगांडा ऑप्शन दे देता है, कीनिया ऑप्शन दे देता है, सोमालिया दे देता है, या इससे हट के कोई एक और देगा। तो आपको पता होगा कि इन 3 में से तो गुजरता है, तो जिसमें से नहीं गुजरता होगा राइट ऑप्शन वही होगा, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही कंट्री है जिसमें से इक्वेटर गुजरता है, किरिबाती। तो देखें, साउथ अमेरिका के 3 हो गए, एशिया के 2, 3 और 2 5, अफ्रीका के 7, ठीक है, 7 और 5 12, और एक ये किरिबाती ऑस्ट्रेलिया का। तो टोटल आपके पास 13 कंट्रीज़ हो गए जिसमें से इक्वेटर गुजरता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी के लिहाज से, ठीक है। तो ये देखेंगे आपको ये सारे फिगर से समझाया हुआ है। ओके, अब ये तो था जियोग्राफी का, मैंने आपको बता दिया कि वो हम किस तरीके से करेंगे। और जियोग्राफी को जो है ना वो हम लोग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो हम जो है कवर करेंगे पाक MCQs से, ठीक है। जियोग्राफी को सारा हम पाक MCQs वेबसाइट से कवर करेंगे। उसके बाद आपके पास अगला सब्जेक्ट आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना होता है? हिस्ट्री में हमने पढ़ना होता है एक तो 1857 से पहले की हिस्ट्री। उसमें मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आ जाता है। उसके बाद आपके पास उससे पहले शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से पहले महमूद गजनवी सल्तनत आ जाती है, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास जो है वो आ जाता है 1857 से पहले आपके पास वो फिर जब दिल्ली सल्तनत आ जाता है, मुग़ल एम्पायर आ जाता है, ठीक है। 1857 पे आपके पास मुग़ल एम्पायर एंड हो जाता है। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1857 में। बाद में वो वायसराय वाला सिस्टम आ जाता है आपके पास सारा। और 1947 इंडिपेंडेंस के बाद टिल नाउ अब तक, मतलब उसके बाद जितने भी हमारे पास वज़ीर आज़म आए, सदर आए, या मार्शल लॉ लगे, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने पाकिस्तान के अंदर, वो सारी हिस्ट्री हमने 1947 के बाद से अब तक 2025 तक स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये सारा हिस्ट्री का पार्ट है और ये बहुत वास्ट है। उसके बाद पाकिस्तान जियोग्राफी को हमने स्टडी करना है। पाकिस्तान जियोग्राफी के हमने उसमें क्या आ जाएगा, माउंटेन्स आ जाएंगे, डैम्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे, पासिस आ जाएंगे, ठीक है। और जितने भी बॉर्डर है पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री के साथ, पाकिस्तान के अब जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें हमारे पास ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, इंडिया है, ठीक है। तो इनके बॉर्डर्स के साथ जितना भी डिटेल है वो हम लोग पाकिस्तान जियोग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपने पाकिस्तान अफेयर्स और हिस्ट्री के लिए तैयार करने होते हैं। अच्छा, ये हम इसके लिए हम कौन सी वेबसाइट जो है वो करेंगे, वो हम पाक MCQs इसके लिए कंसल्ट करेंगे, ठीक है।
तो जो मैंने आपको टॉपिक्स के नेम्स बताए हैं वो सारे, इनमें जो जो टॉपिक्स होंगे उन्हें हम साथ साथ इनके एमसीक्यूज साथ साथ कवर करते जाएंगे, ठीक है। इन सारे, ये मेन्यू है उसका, पाक एमसीक्यूज और टेस्ट पॉइंट दोनों में से हम इसको कवर करेंगे। ये बहुत अथेंटिक वेबसाइट्स हैं दोनों, ठीक है। ये देखें, ये सारे इसके सारा इसका मेन्यू है, जो जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट होगा इसके अंदर वो हम सारे इधर से एमसीक्यूज करते जाएंगे। अच्छा वैसे तो मैंने आपको इसके अंदर थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ाना था कि हिस्ट्री में हम जब दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह एक डेमो क्लास हम लोग कल भी रख लेंगे, उसके अंदर मैं ये डिटेल में आपको एक हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक हो गया। अभी आज हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसी को ही देखते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से आपको सारी जो है वो हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जिस तरीके से भी जिसका भी टेन्योर होगा वो सारा आपको इसी तरीके से जो है वो कवर करवाया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर स्टडीज़। कंप्यूटर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर आपको लाजमी इसके अंदर आना चाहिए। अब इसमें पहले हम सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनको, आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस कवर करनी है हमने इसके अंदर। इंटरनेट के बारे में सारा कवर करना है, ईमेल के बारे में, सीपीयू के बारे में, इसी तरह सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और इनकी जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारी हमने कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर कवर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम कंप्यूटर स्टडीज़ को के लिए जो बेस्ट वेबसाइट है वो है एग्ज़ाम वीडा, ठीक है। एग्ज़ाम वीडा में इस तरह आपके पास सारी डिटेल भी होती है। ये जब आपको सेशन के अंदर करवाया जाएगा तो जैसे अब कंप्यूटर फंडामेंटल है तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज पड़े होंगे वो आपको सारे करवाए जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में हम प्रॉफिट्स को डिस्कस करते हैं। जो कुरान पाक में 26 पैगंबर का जिक्र है, उन 26 के 26 को हम जिक्र, कहीं पे 25 आता है, कहीं पे 26 आता है, ठीक है। तो इन सबको हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा बर्थ ऑफ हॉली प्रॉफिट से लेकर उनकी डेथ तक सारा, ठीक हो गया। फिर जो खिलाफत पीरियड है जिनमें 4 खलीफा आ जाते हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, उस्मान, अली, इनके बारे में सारा, इनके दौर में जो जो जंगें हुई, जो भी सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। बनु उमैया के बारे में, बनु अब्बास के बारे में, फिर जो करबला का इंसिडेंट हुआ था वो सारा कंप्लीट, उम्महातुल मोमिनीन, कुरान से रिलेटेड सारा कुछ करवाया जाएगा, हदीस से रिलेटेड, और जो हमारे पास होली बुक्स हैं 4 हमारी, वो ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, ये सारा मतलब आप तौरात, ठीक है। चारों बुक्स के बारे में आपको सारा कुछ कवर करवाया जाएगा। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ के ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने पीपीएससी के लिए तैयार करने होते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो बेसिक आपको पाक एमसीक्यूज से करवाई जाएगी, ठीक है। पाक एमसीक्यूज के पे ना इसके तकरीबन 214 पेजेस हैं और हर पेज पे तकरीबन 6 से 7 एमसीक्यूज हैं, तो वो सारे आपको कवर करवाए जाएंगे। इधर सबाइर आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। अच्छा, उर्दू भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उर्दू में हर पेपर में ना 10 एमसीक्यूज आपको उर्दू में से होते हैं। उर्दू की आपको ग्रामर करवाई जाएगी, जैसे इंग्लिश की ग्रामर करवाई जाएगी, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन, जितने भी फेमस पोइट्स हैं, फेमस नावल राइटर्स हैं, उनके बारे में सारा कुछ कि उन्होंने कौन कौन से नावल लिखे हैं, क्योंकि पेपर में इसी तरह क्वेश्चन आता है ना कि ये नावल किसने लिखा है। फेमस बुक्स, जितनी भी फेमस बुक्स हैं और उनके राइटर्स, सारा कुछ, और मुहावरात वगैरह, ठीक है। और उर्दू बेसिक आप जो है ना वो कलीदी उर्दू बेस्ट है, ठीक है। वैसे आप उसमें से सारा थोरली करें। उसके बाद जो उसके लास्ट में एमसीक्यूज हैं वो सारे कवर कर लें तो उर्दू आपकी कवर हो जाती है इसके अंदर। अच्छा, या मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे और आप इसको किस तरीके से जो है वो कवर कर सकते हैं।
और आपको आइडिया भी हो जाएगा थोड़ा सा कि हम अपने सेशन में किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, या सारा कुछ आपको आइडिया हो चुका होगा। एक हिस्ट्री की क्लास इंशाल्लाह कल हम लोग रख लेंगे, तो उसके अंदर आपको एक हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हिस्ट्री हम किस तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हमारा स्केड्यूल क्या होगा इस सेशन का, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ PDF शेयर करती हूँ। अच्छा, इस क्लास में मेरे कुछ रजिस्टर्ड मेंबर्स भी होंगे, तो उनका ये स्केड्यूल नहीं है। जो न्यूली रजिस्टर्ड होना चाहेंगे उनके लिए ये स्केड्यूल है, लेकिन जो पहले से स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी अब वेबसाइट के MCQs करवाए जाएंगे।